Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is ionization energy. Alright viewers, and you can show I, E. Alright, I mean ionization and E means energy. जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ आयंस. आयंस क्या होते हैं? आयंस एक्चुअली मीन्स चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर एक एटम है और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन and number of electron are equal, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये एक न्यूट्रल एटम है. ऑलराइट व्यूअर्स, लेकिन अगर कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो जाए कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, तो उस सूरत में ये आयंस बनाते हैं. ओके, लेट्स सपोज हैव अ लुक. ये हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है. ओके, ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2 और 6. ओके, अब ये एक न्यूट्रल स्टेट में है. अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर देते हैं इस ऑक्सीजन के अंदर. ओके, एक ऑक्सीजन एटम है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिया. ओके, अब ये आयन बन जाएगा और नेगेटिव आयन बनेगा. हम इसको O-1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अब इसमें प्रोटॉन 2 और 6 का मतलब यह है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने थे? 8 थे. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इज इक्वल टू 8. ओके, तो इसका नंबर जो था इसीलिए 8 हुआ. पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन. ओके व्यूअर्स, अब हम आगे चलते हैं. अब मजीद देखिए, अब मजीद अगर आपने इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन पुट करना है, इसको आगे लेके चलते हैं. वो हमारे पास ये 1 है, ये इस वक्त आयन बन चुका है. इसमें आपने मजीद एक इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करा तो देखिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाता है. ओके व्यूअर्स, तो ये तो हमारा हो गया एक तरह से नेगेटिव आयन की बात. नेगेटिव आयन, एक ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल से चेंज हो जाता है नेगेटिव आयंस में. ओके व्यूअर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब बराबर नहीं रहे, बल्कि पहले हमारे पास जब वो न्यूट्रल स्टेट में था तो 8 इलेक्ट्रॉन थे और 8 प्रोटॉन थे. लेकिन जैसे जैसे वो चेंज होता गया, आयन बनता गया, जैसे ही -1 चार्ज आया, इसका मतलब ये है कि 8 इसके अंदर प्रोटॉन है और 9 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए. ऑलराइट, इसी तरीके से जब ये -2 स्टेट पे आया, इसका मतलब 8 इसके अंदर प्रोटॉन है और 10 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है. ओके व्यूअर्स, तो इस तरीके से चेंज होता गया और इसने आयंस बना दिए जो कि नेगेटिव आयन बनाते हैं. ऑलराइट, अब हम पॉजिटिव आयन की बात करते हैं इसमें. अब ये देखिए पॉजिटिव आयन कब बनता है. लेट्स सपोज इसमें आप सोडियम पे एग्जांपल ले लीजिए. सोडियम में आपके पास एक एटम, सोडियम का नंबर सबको मालूम है कि 11 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होती है. लेट्स सपोज आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया. ऑलराइट, एनर्जी देके किसी भी फॉर्म में आपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब ये क्या हो जाता है? सोडियम आपका +1 चार्ज आ जाता है इसके ऊपर. ये न्यूट्रल से अब क्या हो गया है? ये एक आयन बन चुका है जो कि पॉजिटिव आयन बन गया. अच्छा, ये किस तरीके से पॉजिटिव आयन बना? क्योंकि पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 11 थे और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी 11 थे. लेकिन अब जब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर दिया है, तो अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसके अंदर वो 11 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया. एक इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अब 10 हो गए. ओके व्यूअर्स, तो ये जो आपका आयन बना है ये पॉजिटिव आयन बना है. तो ये देखिए ये कितना सिंपल है. अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा. अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा. आयनाइजेशन एनर्जी समझने से पहले आपको आयंस के बारे में पता होना चाहिए कि आयंस जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं. तो ऑलराइट व्यूअर्स, यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा उसके अंदर तो नेगेटिव आयंस बना, और जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे नेट चार्ज उसका देखिएगा वो बढ़ता जाएगा. अब वो नेगेटिव आयन मजीद बनता चला जाएगा. और अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा. ओके, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐड दी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है नेगेटिव आयन, मेक नेगेटिव आयन. ऑलराइट, एंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मेक पॉजिटिव आयन.
क्योंकि अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से बढ़ गए हैं, तो अब ये पॉजिटिव बन गया। दूसरी पहली कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम है, तो वो नेगेटिव आयन बन गया। ओके व्यूअर्स, सो यू कैन से अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, इट्स मीन रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स आयोनाइजेशन मीन्स आयंस, मेक आयंस बनते हैं इसमें। ऑलराइट, एंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन from valence shell, outermost shell or valence shell. Okay viewers, and ये जो भी कंडीशन होती है ये एक गैसियस एटम में होती है, एक ऐसा एटम जो कि गैसियस स्टेट पर होता है। ओके, अगर कोई भी एटम लिक्विड स्टेट पर है या सॉलिड पर है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी की कंडीशन जो है वो नहीं होगी। ओके, ये सिर्फ एक गैसियस एटम पे ही अप्लाई होती है। ओके व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद कंप्लीट डेफिनेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सो ओके व्यूअर्स, नाउ यू कैन से अबाउट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल दैट द मिनिमम energy required to remove the valence electron. From the outermost shell at gaseous state. Gaseous atom and make positive ion. So you can say that minimum energy, कम से कम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम से। ओके, और उसको पॉजिटिव आयन में चेंज कर देती है। कैन से व्यूअर्स कि लेट्स सपोज ये एक एटम है, ओके, और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। ऑलराइट, ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ओके, लेट सपोज अगर आपने ये वाला हैगा आपका, इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, इतनी दूर है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल है इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। कभी भी इसकी मौजूदगी में अंदर का इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, हमेशा आउटर मोस्ट शेल का ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और वो एनर्जी जो हम देते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ओके व्यूअर्स, इसको जरा एग्जांपल्स के जरिए से मजीद देखते हैं। लोग यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन जो है इसका पीरियोडिक टेबल में नंबर 14 होता है। आप देखिएगा इसको पीरियोडिक टेबल में, ये देखिए यहाँ पर सिलिकॉन नंबर 14 है। इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी देकर देखते हैं। ओके, हमने लेट सपोज इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दी, हीट की शक्ल में आपने इसको एनर्जी दे दी, तो इसमें से ये अब एक पॉजिटिव आयन बन गया। ओके, +1 इसके ऊपर चार्ज आ गया क्योंकि जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से रिमूव हुआ है। ओके व्यूअर्स, अब आप देखिए, आप इसको हमने एनर्जी कितनी देते हैं, जब पहली मर्तबा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं हमने इसको दी 780 किलो जूल पर मोल में। ओके व्यूअर्स, क्योंकि जो भी आप एनर्जी देंगे उसकी यूनिट यही होगी किलो जूल पर मोल, तो हमने इसको 780 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ओके व्यूअर्स, इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आप हीट की फॉर्म में दे सकते हैं ये एनर्जी। लेट सपोज अब ये देखिए, ये जो आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ओके व्यूअर्स, आप उसको IE1 कह सकते हैं। अब लेट सपोज हम इसी को लेके चलते हैं और हमने सिलिकॉन को ही, सिलिकॉन +1 है ना हमारे पास, हमने इसको मजीद हीट दी। जब मजीद हीट दी तो ये आपका इसके ऊपर चार्ज
दो दफा प्लस आ गया, प्लस या प्लस 2 चार्ज आ गया है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गए। ओके व्यूअर्स, अब आप देखिए कि जब सेकंड टाइम आपने इसको एनर्जी देते हैं तो वो होती है 1575 किलो जूल पर मोल। मैं साथ में यूनिट भी मेंशन कर रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, यूनिट आपको मगअप हो जाए इसमें। तो देखें, अगर आप 780 और 780 को ऐड करते हैं तो 1560 आते हैं, लेकिन यहाँ पे 1575 आएंगे, यानी सेकंड टाइम में आपने एनर्जी ज्यादा दी, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। मैं आपको बताया था सिलिकॉन का नंबर 14 आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो यहाँ पर इट मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 14 है और प्रोटॉन भी 14 है, लेकिन जब आपने उसको एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो अब प्रोटॉन इसमें 14 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 13 हो गए। तो जब सेकंड टाइम आप इसको एनर्जी देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आपको वो ज्यादा देनी पड़ती है क्योंकि अब जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है। ओके व्यूअर्स, अब इसी को मजीद आगे लेके चलिए। लेट सपोज सिलिकॉन है आपके पास, सिलिकॉन +2 चार्ज है। ओके व्यूअर्स, आपने उसको मजीद हीट दी और ये अब हो गया सिलिकॉन +3 हो गया, और अब आप देखिए इसमें से मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अब आपको जो है पता चल जाए, पहले एक निकला था, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकले, निकल एक इलेक्ट्रॉन ही रहा है हमेशा। ओके व्यूअर्स, तो अब आप ये देखिए, अब आपने जब थर्ड टाइम इसको एनर्जी दी तो वो होती है 3220 किलो जूल पर मोल। ओके व्यूअर्स, अब आप देखिए अगर आप इसको ऐड करें 1575 में 780 ऐड कर दीजिए या मजीद 795, जैसे हमने 15 किलो जूल पर मोल एक्स्ट्रा एनर्जी लगी थी उसमें निकालने में, तो ये 2000 समथिंग कुछ ऐसे आता है, लेकिन यहाँ पे देखें 3220 आया है। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो आपको अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में देखिए 780 आपने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन अब इसमें से कम हो गया है। सेकंड टाइम में देखिए 780 में 780 ऐड करें आप, 1560 सम कुछ होते हैं, लेट सपोज यहाँ पे 1575 आपने इसको एनर्जी दी, तब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने में आप सक्सेसफुल हुए हैं। ओके, अब आपने जब मजीद आपने कहा कि हम इसको मजीद आयंस में चेंज करेंगे तो उसमें एनर्जी आपने मजीद बढ़ा दी, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो उसकी वजह से ग्रिप उसकी मजबूत हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही मुश्किल हो रही है, उतनी ही आपको ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, बिकॉज इंक्रीज ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियर चार्ज। ओके व्यूअर्स, अब आप देखिए यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन आप निकालते चले गए। लेट सपोज आपने यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैंने बताया इसलिए इस तरह से ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकले थे, निकल रहे हमेशा इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। ओके व्यूअर्स, तो इसको आप ये देखें कि हम ये कह सकते हैं इस सेंस में, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट IE कम है, छोटी है या लेस देन है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है, और ये कम है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से। ओके व्यूअर्स, तो यू कैन से इट इजीली जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस you have to make difficulty to remove the electron in outermost valence shell. ओके व्यूअर्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ओके व्यूअर्स, वैलेंस शेल का मतलब लास्ट शेल होता है, और आपको जैसे जैसे आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको उसमें मजीद एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके व्यूअर्स, अब इस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। आप देखें ये इसके पीरियड है और ये ग्रुप है। पीरियड में देखिए ये लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, हम इसी को लेते हैं, और बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आप देखिए इनके नंबर्स जो हैं, एटॉमिक नंबर, वो इंक्रीज हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ऑलराइट, इसको करके देखते हैं। लेट सपोज सबसे पहले आपका लिथियम आता है। ओके, लिथियम का नंबर आपको पता है 2 और 1 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आगे चलिए, लिथियम के बाद आपका बेरिलियम आता है। ओके, देखिए बेरिलियम का नंबर 4, बेरिलियम नंबर 4 यानी 2 2
इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी K और L, 2 शेल्स में आएगा। उसके बाद बेरिलियम के बाद आगे जाइए, बोरोन है, बोरोन में देखिए 2 और 3, बोरोन के बाद यहाँ पर आइए कार्बन है, कार्बन का 2 और 4, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। मजीद आगे आइए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर 7 है, 2 और 5। आगे चलिए मजीद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर 8 है, इट मीन्स 2 और 6। ऑक्सीजन के बाद आप देखिए क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन का नंबर 2 और 7। आगे जाइए एनियन है, नियॉन, ये नोबल गैसेस हैं सारी, इसका नंबर 2 और 8। ओके, इसी तरीके से ये, तो आप ये देखें जैसे जैसे पीरियड में हमने पीरियड 2 की बात की है, ओके, सेकंड पीरियड की हम बात करें, तो जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एटॉमिक साइज जो है इसका कम होता जा रहा है, क्योंकि देखिए बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी, और जब बॉन्डिंग ज्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से ग्रिप करेगा। ओके, तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की उसी तरीके से जरूरत होगी। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन पे उसकी ग्रिप ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन निकालना है, रिमूव करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ऑलराइट, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं व्यूअर्स, जैसे मेरे पास ये बोरोन है और कार्बन है। अब बोरोन आपको पता है कार्बन से पहले आ रहा है, ठीक है, लेकिन होगा क्या, ये देखिए बोरोन और ये कार्बन, यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया न्यूक्लियस, ये हमारे पास कार्बन है, बोरोन और कार्बन, लेकिन बोरोन का जो एटम होगा वो एज कंपेयर टू कार्बन एटॉमिक साइज उसका ज्यादा होगा। ओके, बोरोन का साइज ज्यादा होगा और कार्बन का साइज, यानी हम ये कह सकते हैं बोरोन इज ग्रेटर देन टू कार्बन। ये मैंने जस्ट ऐसे रैंडम सा बना लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसकी रीजन ये होती है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो आपका बढ़ गया है। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो साइज जो है वो कम हो गया है। ओके व्यूअर्स, ये इसी तरीके से होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे ग्रिप आ गई है। अब आप ये देखें, अगर आप इसको वैसे भी इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेट सपोज आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के जरिए से भी समझ सकते हैं। आपके पास यहाँ पर देखिए पीरियड में, अगर हम इस वाले पीरियड में लेते हैं, पीरियड 3 में आइए, आपके पास पहले सोडियम है, सोडियम का नंबर 11 है। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए ये आप इसका एटम मैं बनाती हूँ इस तरह से। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 11 है, 8 हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे 10 हो गए, ये 11, ये आपका सोडियम एटम है। अब सोडियम में से आप चाह रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसको दी जाएगी। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी इसको दी जाएगी वो होगी 496 किलोजूल पर मोल। ओके व्यूअर्स, तो ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। उसके बाद क्या होगा, ये सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इसका एक ऑर्बिट ही कम हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, ये इस तरीके से सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा इस पे, इट मीन्स कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे देखिए आपने पीरियड में हम गए, हमने देखा, हमने इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दी। अब मजीद सोडियम से आगे देखिए मैग्नीशियम है, आपको पता है मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है। ओके व्यूअर्स, और लास्ट शेल में आपके आ जाएंगे, चूंकि ये 12 है तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब लेट सपोज इसमें से आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और आयोनाइजेशन एनर्जी देनी है इसको, तो इसमें जो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी इसको रिमूव करने के लिए वो 738 किलो जूल पर मोल होगी। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर देखें इसका भी फिर उसी तरीके से मैग्नीशियम पॉजिटिव हो जाएगा, मैं इसको इसी तरीके से लिख रही हूँ। अब ये आयन बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। तो आप ये देखें हमने सोडियम के लिए कम आयोनाइजेशन एनर्जी यूज करी, कम हीट दी, और मैग्नीशियम के लिए ज्यादा दी है। ओके व्यूअर्स, ये हमारा सोडियम था, ये हमारा मैग्नीशियम था। हम पीरियड की बात करें, यहाँ पहले हमने पीरियड 2 लिया था, पीरियड 3 की बात करें तो इसका मतलब ये है कि सोडियम में जो है
जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो आपको पता है कि कितने होंगे, जब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होंगे, मैग्नीशियम में 12 होंगे। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, 12 प्रोटॉन है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ओके व्यूअर्स, तो आप इसी तरीके से देखिए, आपने उसको एनर्जी भी ज्यादा दी, 738 दी, और पहले 496 आपने इसको दी थी। ओके व्यूअर्स, तो इसी तरीके से हम ग्रुप की बात करते हैं। पहले हमने पीरियड की बात की और हमने ये कहा कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है। जब एटॉमिक साइज कम हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में देखें, हम ऐसा करते हैं, ग्रुप 1A को लेते हैं। ग्रुप 1A में आपको पता है सबसे पहले नंबर 1 पर हाइड्रोजन आता है। ओके, हाइड्रोजन का जो है 1 होता है, एक ही शेल होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखिए आपका लिथियम आ रहा है, लिथियम का नंबर 3 होता है। ओके, 3 मीन्स 2 और 1। ओके, अब इस 2 शेल हो गए, पहले ये K था, K और L हो गए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लिथियम के बाद नीचे आइए, सोडियम है, सोडियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, 2, 8 एंड 1। ओके, अब यहाँ पे 3 शेल आ गए, K, L और M। ओके व्यूअर्स, अब सोडियम के बाद आइए, सोडियम से नीचे क्या है आपके पास, पोटेशियम है। पोटेशियम की क्या होगी, 2, 8, 8 एंड 1, यानी कि K, L, M और N। ओके व्यूअर्स, तो देखिए शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल एंड सो फॉर, आगे इसको आप मजीद देख सकते हैं। नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके पास जो है वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी या कम होगी। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ग्रुप में ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि आप देखिए इसके शेल बढ़ रहे हैं, इसके ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे इसके ऑर्बिट बढ़ेंगे यहाँ पर जो है, मैं इसको एक रैंडम ही बना रही हूँ, ये देखिए ये वाला एटम छोटा है और ये बड़ा है, तो देखिए न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपको ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से करीब है और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल दूर है, वैलेंस शेल दूर है, तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर शेल का डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। ओके व्यूअर्स, लेट सपोज ये आपका सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का देखिए ये पहला शेल है, तो न्यूक्लियस से कितना करीब है, लिथियम है, तो लिथियम का ये जो आउटर शेल है ये देखिए ये न्यूक्लियस से कितना दूर है। सो ओके व्यूअर्स, इसमें देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसी तरीके से जब हम सोडियम में आएंगे, सोडियम में शेल देखें मजीद बढ़ गए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी मजीद कम रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से अब दूर हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल जो है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, सो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है। ओके, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट शेल वुड बी फॉर अवे टू द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतना ही आसान होगा आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ओके व्यूअर्स, आप इसको ग्राफिकली भी इस चीज को समझ सकते हैं। लेट सपोज आपका पीरियोडिक टेबल में लास्ट में आप देखिए, आपके पास अगर ये लास्ट ग्रुप है जो हमारे पास ये नोबल गैसेस का है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ओके एंड सो फॉर। तो यहाँ पर ये देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर इसको आप इस चार्ट को देखिए, एटॉमिक नंबर इसमें नीचे मेंशन किए गए, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी मेंशन की गई है। तो देखिए हीलियम में सबसे ज्यादा है, नियॉन की उससे कम है, आर्गन की उससे कम है, क्रिप्टॉन की उससे और जीनॉन की उससे कम है। यहाँ पे देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कम से कम होती चली जा रही है, हालांकि उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मुसलसल। सो देखिए ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। ओके व्यूअर्स, तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में से जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जो कि एक एटम को पॉजिटिव आयन में चेंज कर देती है। ओके व्यूअर्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होगा आयोनाइजेशन एनर्जी में, कभी इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं होगा।
और जब हम इसको पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक आपका जो नंबर है, एटॉमिक नंबर पीरियड में जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और एटम का साइज छोटा हो रहा है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो यू कैन से दैट आयोनाइजेशन एनर्जी वुड बी इंक्रीजेस। इसको हमने सोडियम और मैग्नीशियम के एग्जाम्पल से देखा, मैं इसको पूरा कैलकुलेट किया। अब आप ग्रुप में जैसे जैसे आइए, ऊपर से नीचे आएंगे, तो आपने ये देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज जो है वो आपका बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़े, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो क्लाउड की फॉर्म में हो जाता है। और जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है, कम एनर्जी में आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। So, okay viewers, good luck and goodbye till the next